अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और आज हमारे साथ मौजूद हैं राना इंतज़ार साहब, सबका प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, और काशिफ बशीर खान साहब एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार, और नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब सबका वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के मौजू नंबर 1 पर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है जुडिशल कमीशन का आज अजलास जो हुआ है। उसमें आप सबको पता है कि रोज़ाना टीवी पर तमाम बाखबर लोगों को के विलम में है कि रिटायर चार जज साहबान को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद वो बहुत ज़्यादा है, और चीफ जस्टिस साहब का ख्याल था कि ये जो रिटायर जज साहबान हैं इनको इंडक्ट किया जाए और 3 साल का इनके साथ यानी कॉन्ट्रैक्ट करके केसों की तादाद कम की जा सके। ये भी कानूनी है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के आने के बाद आपने देखा कि केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है और इसकी डिस्पोजल उस तरीके से नहीं है, लेकिन उनका यही ख्याल है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब तमाम सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से भी एक मेंबर ले सकते थे, लेकिन बाहर उनकी डोमेन है और वो कहते हैं कि आईनी है। लेकिन सूरत हाल क्या बनी वो ये है कि जिस वक्त इन 4 लोगों के नाम आए, पाकिस्तान में सोशल मीडिया और कानूनदान और फिर मीडिया और जो बाखबर लोग थे उनको शक गुजरा कि कहीं ना कहीं कोई नकब लग रही है। आप देखें कि जस्टिस बाकर जो सिंध में वज़ीर आला रह चुके हैं, गैर आइनी तौर पर वो 3 महीने से साल तक वहाँ बरा जमान रहे, उनके पास अब भी कई सवालात आंसरेबल हैं। दूसरे जो थे मुशीर आलम साहब, उन्होंने भी इस जब देखा कि अवाम में इस तरह की पजीराई नहीं हो रही तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, और मज़हर आलम साहब ने आज एट दी एंड कहा जी मैं सोशल मीडिया की वजह से जो तनकीद हो रही है मैं उसकी विदड्रा करता हूँ। तारिक मसूद साहब का नाम जो है वो रह गया, और फिर जब जुडिशल कमीशन का अजलास हुआ तो तकरीबन सब लोगों ने तारिक मसूद साहब का नाम तो फाइनल कर लिया, लेकिन दरमियान में जो बात आई वो ये थी कि मज़हर आलम साहब के मुतल्लिक़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनसे दोबारा पूछ लेते हैं। हद ये है कि मसलन दोबारा पूछ लेते हैं, जब उन्होंने इनकार कर दिया तो दोबारा पूछ लेने में उनकी अपनी ही कोई सिलसिला होगा। और ये फार्मेशन क्या होती है, चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस मंसूर साहब हैं इसके मेंबर है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन साहब, और वज़ीर कानून पाकिस्तान आज़म नज़ीर तारिक साहब होते हैं, अटार्नी जनरल होते हैं, और मंजूर हुसैन साहब जस्टिस जो रिटायर हैं वो इस कमीशन के मेंबरान में शामिल होते हैं। और 8 मेंबर के फिर फैसले से ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि तारिक मसूद साहब तो फाइनल हो गए। अभी ये रास्ते में बात है कि क्या होता है, अगर एक ही जज इस वक्त जो है विलिंग हैं तो फिर आपने देखा कि तारिक मसूद साहब के मतलब ये भी है कि उन्होंने आर्मी कोर्ट्स को भी वैलिड डेट दी थी, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। और दूसरा हमारा जो मौजू होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का अजलास हुआ है, जिसमें पीपल पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप सबसे पहले जब फैसला ही कर लेते हैं। वो ताज हैदर साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा जी ये तो जो आप करने जा रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं, आप मशावरत के बगैर ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी ये है वज़ीर इत्तलात आके करते हैं, तो उस वक्त इस तरह लगता है कि पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई पार्लियामेंट जमहूरियत है, ना यहाँ किसी का कोई स्टेक होल्डर है, एक ये यक्का और तनहा है, बादशाहत है। हम पार्टी पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और पार्टी पर पाबंदी लगाने में आप कितने लंबा हमने सफ़र आगे करके किया है। और तीसरा मौजू भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने ये तो कह दिया कि हम फैसला मानते हैं, लेकिन साथ ही आइनी माहिरीन को भी कहा कि देखें कि इसमें कोई अगर कोई मज़ीद आपको चीज़ चाहिए यानी वजाहत तो सुप्रीम कोर्ट या और तौर पर हमें मशवरा दें। TLP का धरना किस लिए था, आज मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुतालबा क्या था, एक मुहिमा बना हुआ है कि मुल्क में महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, दहशत गर्दी है, बेरोज़गारी है, मिलने और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो TLP कौन सा धरना जो देने के बाद ये मुतालबत मंजूर करवा के आ गया। कहने वाले तो ये कहते थे कि रास्ते में एक बैरियर बना दिया गया कि अगर कोई पार्टी भी इस्लामाबाद की तरफ कोई एडवेंचर करती है, कोई अपनी ये सियासी तौर पर पुरअमन में इस्तेजाज भी करती है, तो हम रास्ते में बैठे हुए हैं। और आज अहम तरीन दिन भी है कि 19 जुलाई 1947 को जो सरदार इब्राहिम खान साहब थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बाद में बने, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ अलहा का फैसला किया था। तो सबसे पहले मैं काशिफ बशीर खान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बड़ी दफा खाता है काशिफ साहब,
तो काशिफ साहब जरा आगाज़ करें कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जब जजेस जो हैं वो अवामी राय के आगे 3 तो सर तस्लीम काम कर चुके हैं, तो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या कहते हैं इस वक्त? वैसे तो 28 साल का आदमी और नौकरी के काबिल नहीं रहता, तो फिर ये कौन सी है गिद्दड़ सिंगी के, ये इन्हीं लोगों को लाना था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जुडिशल कमीशन में जो एडहॉक जजेस लगाई जा रही है। राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, काशिफ बशीर तरफ बात कर लें। कंट्रोल में जैसा बान नहीं रहे और वो अपनी बिल्कुल मेरिट के ऊपर इंसाफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। एडहॉक जजेस या एक्सटेंशन देने का मकसद यही होता है कि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सके। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा इशू है तो आज से पहले क्यों नहीं किया गया, और अगर ऐसा इशू है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, अब लाहौर हाई कोर्ट आप देख लें, वहाँ 60 सीटें 36 जगह 24 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, भी आप वो फिल नहीं कर रहे, आपको सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की जरूरत पड़ गई है। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ जजेस की तादाद कम है। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर हाई कोर्ट से जजेस ले लें और हाई कोर्ट के जजेस की जो सीटें हैं वो फिल कर लें। वो तो पार्लियामेंट बढ़ाएगी ना, वो तो पार्लियामेंट बढ़ाएगी, अपने तौर पर कैसे बढ़ा सकते? तो बढ़ा भी लेते अगर उनके अख्तियार में होता तो। देखिए बात ये वही, अगर आपने करना तो लॉन्ग टर्म इस तरह की चीजें ना, ये तो सबको नजर आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। जी, क्यों किया जा रहा है? वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि अपनी मर्जी के फैसले एडहॉक जजेस को, ताकि कोई भी बेंच बने तो उसमें 4 वोट जो है, और आप ये सब, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि उनमें से 3 ने ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया, और इससे भी आगे की बात, जिसने एक ने रिफ्यूज किया उसके बावजूद आपने उसको जो है उसके लिए नॉमिनेट कर दिया 1 साल के लिए। जी, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनके अपने ऊपर। ठीक है, तो राणा साहब काशिफ बशीर खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू दे लें, फिर भी आपके पास आते हैं, लंबी डिबेट है। जी काशिफ बशीर खान साहब। देखिए ये आप इसको, ये जो 4 जजेस आ रहे थे, ये जो रिव्यू पिटीशन है वो 2 महीने में पड़ गई छुट्टियों की वजह से, उसको अगर आप साइड पे रख दीजिए तो ये इसको आप लिंक करें जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, जिस तरह सिंबल छीना गया और जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं दिया गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई, ये सारा मामला जो है ये सिर्फ प्रोटेक्शन का हो रहा है, उस आदमी की प्रोटेक्शन का हो रहा है जो अवाम का मैंडेट जो है चोरी किया गया। और आप ट्रिब्यूनल्स को भी देख लीजिए, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब आई हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिफ्यूज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी आपके जो आप 8 जजेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करेंगे। रह गई बात 3 जजों के रिफ्यूजल की, उसके बाद भी जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब को जो चीफ जस्टिस साहब ने बाय फोर्स जो है 3-6 से उनका जो आज उनका फिर वो फैसला करवाया है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तजलील अदलिया की नहीं हो सकती है कि आप एक ऐसे बायस जज को दोबारा से जबरदस्ती एडहॉक जज, जूनियर जज बनाना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर दाग है कि जिसने अप्रैल 2022 में अपना माइंड शो कर दिया था कि जी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस एज फैक्टर में लाकर इसको काजी साहब जो है सिर्फ और सिर्फ उनका मोटिव ये था, क्योंकि आपको शायद नहीं पता इनसाइड स्टोरी ये है कि कल भी जो है जो आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो 3 जजों का जो कॉन्फ्रेंस रूम में कमेटी रूम इजलास हुआ है, उसमें काजी साहब यही इंसिस्ट करते रहे कि आप जो है इसको लगा दीजिए रिव्यू पिटीशन को, जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि जी अभी तो उनका डिसीजन नहीं आया, फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आएगा, और वैसे भी जो है जो है ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कि ये इतनी कौन सी ये मुसीबत आई है, 2 महीने की छुट्टियां बाद में हो जाएगा, इतना फौरी तौर पर। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि मैं डैशन नोट लिखूंगा, उन्होंने कहा आप लिख दीजिए, मुनीब अख्तर साहब ने कहा। मतलब एक इतना बायस हो कि उसने पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें हुकूमत ने काशिफ साहब प्रे की हुई थी ना कि स्टे दिया जाए, जो आपने ऑर्डर जारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने किया है, उसमें तो आपने देखा लोग तो 8 कहते हैं, मैं तो 11 कहता हूँ, क्योंकि 11 जजेस ने तो पीटीआई को पार्टी तस्लीम की है। नहीं तो 11 क्या, इकबाल शाही साहब 13 जजेस ने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमिश्नर ने किया वो गैर आईनी है। हाँ जी, मुझे हैरत इस बात पे है कि गैर आईनी कहने के बावजूद उसको कोई सजा, उसको एट स्टेक क्यों नहीं लाया जा रहा? उसको तो मैं समझता हूँ आर्टिकल 6 तो उसके ऊपर लगना चाहिए, जिसने अवाम का मैंडेट छीना,
जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया और जिसने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को वायलेट करवाया आंखें बंद करके, ये सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाया, सपोर्टेड बाय, पावर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें तो आश्कार हो गई। हम तो जाहिर है कि इनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो तो कमिश्नर रावलपिंडी जो गायब हैं, वो तो उन्होंने कहा बकायदा चीफ जस्टिस पर एलिगेशन लगाया था, लेकिन पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। इकबाल शाही साहब, 13 जनवरी का जो डिसीजन था वो पाकिस्तान का स्याह-तरीन डिसीजन था, स्याह-तरीन बाप था, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। नहीं, उसको वो तो एक एकेडमिक बात है। अब ये टेक्निकल बात मुझे बताएं कि अब ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी को और सेटअप को ग्राउंड्स पे अच्छा देते हैं। रुके, आपका जरा आवाज ठीक नहीं आ रही राणा साहब। अच्छा, तो काशिफ साहब बात करें, आप फिर नवाब साहब को जरा। हाँ, मतलब आपने जो बात की मुझे ये याद आ गया कि जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पीटीआई को 13 जनवरी को टेक्निकल पॉइंट्स पे नॉकआउट किया था, एंड दैट वाज प्लान, दैट वाज पार्ट ऑफ प्लान कि इनको इंतखाबी निशान नहीं दिया जाना। और उसके बाद जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर करता रहा, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब, अब कल तो वो बड़े इसरार कर रहे थे कि रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, लेकिन सिंबल के निशान पे जो रिव्यू पिटीशन पिछले 7 माह से पड़ी है, 6 माह से पड़ी है, उसके ऊपर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा? इमरान खान ने जो इंतखाबी दार्जियों पर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की है, उसके ऊपर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा? उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा? अब देखे ना, ये इस वक्त अगर जुडिशरी के चीफ जस्टिस साहब ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी का अल्लाह हाफिज है। और जो कुछ इस वक्त हुआ है, जो कुछ हमने आपने देखा है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। लेकिन जाहिर है कि खल्के खुदा की आवाज तो अल्लाह ताला भी सुनता है, और मैं कहता हूँ कि अवाम के मैंडेट को रोंदना। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइए कि आज आपके दोस्त जो है मुस्लिम वजीर इतलात हैं, आपने देखा कि फौरी तौर पर उस वक्त तो वायसराय के तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम पार्टी पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगाएंगे, यानी इस मुल्क में फिर मुर्दा रहते हैं सारे। तो लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि ये इतना आसान तो पत्थर नहीं है जो हम उठा सकें। पीपल पार्टी खामोशी से पहले सहमी रही, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसके मुखालफत इसलिए की कि पाकिस्तान में सब लोगों ने इसको कंडेम किया, और मौलाना फजल रहमान को भी कहना पड़ा, वली खान को भी कहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये और सलामती, कौमी सलामती साथ साथ नहीं चल सकते। और आपके तो नोटिस में है, आप तो हिस्टोरियन हैं, कि कौमी सलामती भी नहीं रही थी 71 में, तो ना तो मुजीबर रहमान रहा था, तो उनके मतलब भी कहा जाता है कि मुजीबर रहमान और कौमी सलामती साथ नहीं चल सकते। और फिर आपने देखा कि वली खान के साथ भी ना चल सकी, और उसके बाद फिर मौदूदी साहब को सजाए मौत दे दी गई। उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है, वो भी मुल्क के गद्दार करार उस ज़माने में पाए। और कुछ पार्टियां कह भी रही थी कि हाँ ये बात ठीक है, जो आजकल अलाइज बनी हुई हैं, बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क आ गई। तो ये कहाँ तक बात पहुँचेगी? और फिर आपने कहा बाउंस हुआ है, अभी पीपल पार्टी के साथ उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की, लेकिन ये थकी हुई मुशावरत नहीं की, इसका क्या मायने लेते हैं आप? देखिए इकबाल शाह साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी उनके साथ ऑन बोर्ड है। किसी भी इशू के ऊपर आवाम को दिखाने के लिए वो कुछ कहते हैं, लेकिन वो जब मीटिंग होती है, जैसे आपने वो बजट का जो बिल था उसके ऊपर भी उन्होंने बजाय मुखालफत की, और मतलब मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा मुनाफकत कोई नहीं कर रहा। उस वक्त जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे, आज बिलावल बाहर है, ये सब प्री प्लान होता है। लेकिन ये कोशिश तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। और आपने जो बात की वजीर इत्तलात की, मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान में जब भुट्टो के जमाने में, हमारे बचपन में हमने देखा कि अब्दुल हफीज पीरज़ादा जैसे कैलिबर के लोग वजीर इत्तलात हुआ करते थे, फिर मौलाना कौसर न्याजी भी हुआ करते थे, आपको याद होगा। लेकिन ये सड़क छाप को आपने बिठा दिया, और ये वैसे नहीं आया है। इसको जरदारी की भी सपोर्ट थी, और इसको किसी ने थपकी देकर कहा जा पली चढ़ जा। ये जो बयान इसने दिया और जिसको जो किया, मैं आपको लिंक करता हूँ इसके साथ कि कल जो ख्वाजा आसिम ने बयान दिया है, वो बयान जो उन्होंने दिया जी कि इमरजेंसी लग सकती है, बेसिकली ये धमका रहे हैं
ये जजेस को भी नहीं धमका वो रहे हैं। जो तारड़ साहब का बयान था वो हम और अब जैसे लोग तो समझ रहे थे कि अगर ये ना भी कर सके तो, लेकिन जो पीटीआई के लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था और उन कुछ लोग बेचारे भागे हुए थे, कोई परेशान थे उसका कि रिएक्शन था। वो डर के वो उनको कंसर्न ना दे दें कि हम पीटीआई के साथ हैं, तो नजर आ रहा था। लेकिन वो तो साइन शायद, लेकिन वो तो आपको पता है वो इशू तो खत्म हो गया, 38 लोगों ने दे दिया, 3 मुल्क से बाहर है, ठीक है जी, वो भी आ जाएगा। ये तो एक मेंबर, क्योंकि अब जो पीटीआई का एमएनए एमपीए बना है वो पुलिस रात से गुजर के आया है, उसने अपने खानदान की भी बलि दी है, उसने अपना बिजनेस भी तबाह किया है। नवाब साहब हमारे साथ हैं, तोड़वाया। अब काश साहब नवाब गौस भाई भारत साहब सब नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है जी? नवाब साहब आप अभी वज़ीर आला रहे हैं 2 दफ़ा और आपके वालिद साहब भी। ये पाकिस्तान में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो वायसराय के तौर पर चलाई जा रही है, और अता तारड़ साहब ने कहा जी इन तो आर्टिकल 6 भी लगा देंगे जिसकी सजाए मौत है, और इतनी बड़ी पार्टी के मतलब उन्होंने कहा जी हम तो पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फिर वो आपने देखा उनके लीडर आहिस्ता आहिस्ता अवामी पल्स को देखते वो बैकआउट किया। तो पीपल पार्टी का रोल इसमें बड़ा घनौना नजर आया कि हमसे मुशावरत नहीं की, ये तो उन्होंने नहीं कहा। और आज कहा है एक उनके यानी आप कह सकते हैं ताज हैदर साहब ने कि जी ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ पार्टी के लीडर ने कोई नहीं दिया। देखिए एक बात शाहिद साहब, अगर ये पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की वाली पार्टी होती तो ये मेरे ख्याल में इस तरफ कोई अगर सोचता भी उसको स्नब करते। ये कैसा मुल्क है कि ये लोग जो है ना सर्दगर्म चुशीदा हैं। वो एक लीडर, बहुत बड़ा फिलोसफर जो कि इमाम भी बन गया इकबाल भाई, सॉरी टू से, वो लंदन से यही सीख के आ गया कि मतलब करना क्या है। मैं ईमानदारी की बात है, मैं बलूचिस्तान में बैठा हूँ, इससे मार्शाल्लाह बेहतर था कि नवाज शरीफ की जो इस टाइम की जो गवर्नमेंट है कम से कम ये कि इनके कंधे पे रखा हुआ है जो कुछ हो रहा है, और तारीख इनको बहुत ही बदसूरत और बहुत ही गलत किस्म का खानदान लिखेगी कि इन लोगों ने आवाम के साथ क्या किया हुआ है। इससे अब ये डराते हैं एमरजेंसी लगेगी और ये ना मार्शल लगेगा, तो लगा दीजिए जी, अच्छी बात है। अच्छा आप एक सियासी जरा सवाल का जवाब दें कि मेरे जैसे आदमियों ने एक दफ़ा सोचा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पीटीआई एक मुकम्मल तौर पर सियासी जमात है और थी और है रहेगी, नंबर 3, उसमें मुस्लिम लीग को तो फ़ायदा था कि ऐसा ऐसा पाँव को अंदर से निकालते निकालते बाहर आ जाते, ताकि अगर ऐवान मुकम्मल हो जाता है तो मार्शल लॉ से या एमरजेंसी से तो बेहतर था कि कल को फिर इनके भी गले बात पड़ जा सकती है, निज़ाम चलता रहता। इन्होंने मौका खो नहीं दिया। बिल्कुल, इन्होंने देखी थी, इनको बहुत अच्छा टाइम मिला था। ये अगर आवाम के लिए कुछ काम करते फिर तो ठीक था। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत से दरवाजे खोले, उसने चैलेंज करना भी सीख भी लिया, डरता भी नहीं है, और उसके बाद पॉलिटिक्स भी करता है, आवाम की बात भी करता है, और आवाम जो है उसके पीछे जाएगी भी। अब ये अल्टीरियर डिजाइन है इनके कि भाई इनको इनका जो है ना हाथ मरोड़ना है, इनको खत्म करना है, इनको वो करना है, क्या कहते हैं जी, पार्टी को बैन करना है। बैन किस लिए करते हो आप पार्टी को? आप सियासत करो इसके साथ और उसके बाद काम करो, आवाम को कोई ना कोई फायदा दो। ना पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने, ना बिजली सस्ती की। नवाब साहब आपके पास तो पेट्रोल के टैंकरों के टैंकर शायद का कान है, बस ये कहता है कि 200 टैंकर डेली गुजरते हैं, तो आपको तो तेल वहाँ मिल रहा है ना बलोचिस्तान को। वो तेल हम गरीब आदमी अपनी गाड़ियों में नहीं डाल सकते। इंजन खराब हो गया तो बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे? इंजन कैसे ठीक करेंगे जी? वो जिसको ईरानी पेट्रोल कहते हैं वो गाड़ियों के लिए ठीक नहीं होता जी। हम पैसा बचाते हैं लेकिन ये कि आगे का नहीं सोचते। नहीं तो कौन मंगवा रहा है? बॉर्डर के ऊपर से आ रहा है तो कौन उनको आने दे रहा है? आसान सी बात है इकबाल शायद भाई की, देखिए बॉर्डर से आता है। अच्छा आगे चलते हैं। आप देखें कि मुल्क में इस वक्त अज़म में इस्तेहकाम यानी जो यानी फ़ौज पाकिस्तान आपने देखा कुर्बानियाँ दे रही है। बन्नू का वाक़या, मुल्क में डेरा इस्माइल खान का वाक़या, और ये 2640 यानी किलोमीटर की जो फेंस है वो ख़तरे में। बलूचिस्तान में हालात कैसे हैं? इन हालात में ये पाकिस्तान ही है मेरा ख्याल है कि मिस एडवेंचर की तरफ हमारे सियासतदान भी और सब लोग इवन दैन कि सारे ही लोग इस पर आराम से कुछ ठंडा पानी नहीं डाल रहे। अंजाम क्या है? आपने जैसे फरमाया ना कि पेट्रोल आता है वहां से टैंकरों के टैंकर, बिल्कुल जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे रहे आज कल परसों
साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले इनके अपने टैंकर चलते हैं जी। अब जब चीफ एग्जीक्यूटिव का टैंकर चलेगा या टैंकर चलेंगे सारे, वो पेट्रोल जो है आपके पंजाब तक पहुंचा हुआ है जी। मैं लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था 2 महीना पहले, हमको पेट्रोल नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जी हम रेगुलर डालते हैं। मैंने कहा भाई ईरानी तो नहीं है ना, चलो अपना रेगुलर फिर भी ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ठीक नहीं हो सकता जी, सब के सब अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं और पाकिस्तान को कोई भी नहीं सोच रहा कि इस अच्छा ये बताइए कि मैं फिर काशिफ खान की तरफ जाना है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि हम फैसला मानते हैं, लेकिन हम अपने आईनी जी काशिफ जी काशिफ साहब आप मुझे क्या नहीं, आप सवाल तो नवाज साहब से कर रहे थे। हाँ नहीं, मैं क्या आप सुन रहे हैं ना, मैंने ये कहा था भी काशिफ साहब से बात करने से पहले नवाज साहब मुझे इलेक्शन कमीशन का रवैया बता दें कि वो लास्ट एंड तक लड़ेगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने अजलास में बाद में कहा फैसला नहीं हो सका, फिर उन्होंने कहा जी हम हुक्म मानेंगे क्या। और कल जो फैसल वाबडा साहब हैं वो अननोन स्पोक्समैन है और पता नहीं उनको किसी ने कहा है, तो वो कहते हैं बुलडोज़र भी चलेगा और सीटें वापस नहीं दी जाएंगी। ये तमाशा जो इतना लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही नजरें जाती हैं, तो क्या करें मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट अपने कामों में लगी है, वो कभी रिटायर्ड जज लगाने हैं। मैं मुझसे पूछ रही जी? हाँ जी देखिए एक बात शायद भाई सीधी सी बात है, आया रची बया। आपको पता है कि बादशाह नंगा जा रहा है, लेकिन बादशाह को कोई कह नहीं सकता क्योंकि कपड़ा जिसने बनाया था उसके लिए। ये लोग फैसल वाडा की हैसियत क्या है जी, ऑफिशियल, पॉलिटिकल, और दूसरी कि वो जो है खुद से सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको जी, स्पोक्स पर्सन बना हुआ, कभी किसी एजेंसी का, कभी गवर्नमेंट का, कभी उसका। इन सब ने खराब कर दिया है मामला, अपने आप को नंगा कर दिया है, ठीक काम ये कर नहीं पा रहे। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर है जी, और उन चीफ मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी के 2 ओहदेदारों को जो है ना जनाब पता नहीं कितने कितने अरब रुपए जो है ना वो दिए हैं, पैसा दिया है कि उसको वो जो है ना अपनी स्कीम्स मुकम्मल करवाएं। आपकी तरफ आते हैं काशिफ साहब, ये मैंने तो तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया कि इलेक्शन कमीशन आखिरी जिद तक यानी वो जाएगा, और फैसल वाबडा साहब का बयान जो है उसको भी हमें कंसिडर तो करना चाहिए, बिला वजह तो नहीं है। और इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने केसेस या अपने मामला लेके बैठी हुई है, तो फिर आपकी नज़र में होगा क्या? इकबाल शाह साहब जो डिसीजन आया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा। आज का जो इलामिया था उसमें आपने गौर किया होगा, उसने कहा जी हम उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो करेंगे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की, लेकिन हमने लॉ टीम ने अपने ऑफिसर्स को कह दिया कि जहाँ पे कहीं पे आपको जो है रुकावट नजर आती है, हाँ जी आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। क्या इसको आसान समझ रहे हैं? अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपने ऑर्डर्स को जो है नहीं, इलेक्शन कमीशन तो रातों रात जो स्पेशल या खसूसी सीटें थी वो जब दूसरों को देनी थी तो आधी रात को उसने दे दी थी, तो अब उसे क्या ठंड लग गई है, क्या हुआ उसे? अब देगा जी ये कोर्ट अगर अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकेगी तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो रियासत है वहां से सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अभी भी वो जो उसका बयानिया है आप उसमें देखें कि मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने कहा कि डायरेक्ट काम किया। उसने कहा कि पीटीआई वहां पे नहीं थी, पीटीआई इसमें नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि मरियम सफदर ने भी आज यही इस किस्म की जुबान चढ़ाई है। अगर वो उनकी सीटें नहीं थी, नहीं जरा आज पंजाब के वज़ीर आला की जबान जरा बता दे, क्योंकि उन्होंने जो मैंने मुझे भूल गया वो लफ्ज़ काफी सख्त से कि अब नहीं हाथों से निपटा जाएगा, ये लफ्ज़ भी था। आपके ज़मीर नहीं है उसने जजिस को ये कहा है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कंटेम्प्ट कोई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यह उल्टा घूमने लग पड़ा है, जैसे भी नवाब साहब ने कहा कि बादशाह नंगा हो गया है। लेकिन मतलब जो मामला है इस वक्त, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अवाम के मैंडेट को जिस तरह अब चुनाया गया, और जो आप बात कर रहे थे फैसल वाडा की, उसकी क्या औकात है? उसको एमएलए किसने बनाया? और पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का मेन किरदार यही फैसल वाडा था। इसके ऐसे जो तर्जुमान है खुद साख्ता, ये तो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, इस तरह तो काशिफ बशीर खान साहब, काशिफ शाह आप उसे लाइट ले रहे हैं, वो बकायदा जो बात करता है हो जाती है कई दफा। नहीं आप बात नहीं समझ रहे।
कि वो जो करता है तो आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान बैठा हुआ है जेल में 1 साल से बैठा हुआ है, इनकी हर तदबीर को नाकाम बना रहा है, उसको पता है कि 80% लोग मेरे अवाम मेरे साथ हैं, वो इनको काउंटर इस तरीके से कर रहा है कि मेरे ख्याल में इस गंदे निजाम को जितना एक्सपोज इमरान खान उसने ने जो किया कहा है, है, उसने जो कहा है कि बुलडोजर चलेगा, तो उसका क्या ख्याल है, क्या क्या कहना चाहता था वो रात को? देखिए इस वक्त लड़ाई जो है डिसाइसिव चली गई है, तो ये जो फील आया, एक बात का जवाब मैं इनके पास जवाब नहीं है कि अगर ये सीटें पीटीआई को नहीं मिलनी थी तो फिर क्या इनको मिलनी थी, जैसे इन्होंने बंदरबांट की थी पहले? ये पॉसिबल नहीं है। कोई रिसर्च नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसकी सीटें दी हैं तरह सबसे, और साथ में ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया। मैं समझता हूँ कि 8 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज साहब को राहत दे दी, जो उन्होंने ये लिखा अपने डिसीजन में कि जी उनके फैसले की पिटीशन की गई। अपना हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जरा आपका टेलीफोन पे ठीक नहीं, दोबारा मिलाते हैं आपको और ब्रेक की तरफ जाते हैं। नवाब साहब आपको भी दोबारा मिलाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ये लाइनें आपको पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे ही है, कभी बिजली बंद कभी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नवाब साहब सवाल आपसे ये है कि आज 19 तारीख है अक्टूबर की और 1947 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इलाके पाकिस्तान के साथ अलहाक की करारदाद पास की थी, फिर उसके लिए उनको बड़ी कुर्बानियाँ आज तक देनी पड़ रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान का आज तक का किरदार ज़रा डिस्कस करें, और पाकिस्तान के इस वक्त जो सूबे हैं उनके हकूक़, और पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसकी जो सूरत हाल है, और इंडिया हम पर काफ़ी तनकीद करता रहा, तो ज़ाहिर है हम इंडिया पर करते हैं मकबूजा कश्मीर में। ये इसमें आज तकरीबन मुजफ्फराबाद, लाहौर और काफ़ी जगहों पर कश्मीरी रहनुमाओं ने और वर्कर ने और उनके लोगों ने रैलियाँ निकाली हैं। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है एक किस हद तक जो फॉरेन डिप्लोमेसी में इसको आगे लेके जा रही है? भाई आप ये देख लीजिए कि 47 में जो कश्मीर हमारा था, बल्कि वो कश्मीर भी हमारा है, इंडियन ऑक्युपाइड जो है वो हमसे चला गया, और उसके बाद एक वो क्या कहते हैं करारदाद भी है जो कहती है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट हो। हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सीरियस होके इस मामले को नहीं लिया। अब जो हुकूमतें आ रही है टाइम एंड अगेन इकबाल भाई, वो सारी की सारी आ रही है अपने आप को ताकतवर करने के लिए। पंजाब में, सिंध में, KPK में, हर जगह पे जहाँ पे आते हैं वहाँ फैलते जा रहे हैं। इनका जहन यही है कि हम हाकिम नजर आए, हर जगह पे नजर आए। अब ये क्या कर सकते हैं? जिन्होंने जो इंडिया जुल्म कर रहा है, ये भी जुल्म कर रहे हैं अपने कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो मुसलमान हैं, बजाय इसके कि आप अब देख लीजिए कि अब हमारी सियासत का हाल देख लीजिए। इकोनॉमी ख़त्म थी, कहा गया कि जी इसाक डार आएगा, वो सब कुछ जानता है, IMF को मैं पहचानता हूँ, मैं उससे बात करूँगा। वो बात करने के लिए आ गए, IMF से तो बात नहीं कर सके, उन्होंने इकोनॉमी तो नहीं, बात तो उन्होंने कर लिया है, आपको नहीं पता लगा, बात उन्होंने कर लिया। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 28 जो अदारे हैं वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, वो बिकने जा रहे हैं, तो बात उन्होंने कर लिया है। काशिफ बशीर खान साहब कश्मीर के मतलब बताइए, आज आपने देखा कि 1947 19 अक्टूबर पाकिस्तानी हुकूमत का रोल और कश्मीरी जो रहनुमा हैं उनकी कोशिशें कहाँ तक देखते हैं आप तो हिस्टोरियन भी। नहीं, कश्मीर पे देखें इकबाल शाही साहब, हम क्या कश्मीर को सपोर्ट करेंगे? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस कैलिबर का आपने वजीर खारजा बनाया, जिसका नाम अभी नवाब साहब भी ले रहे थे, कि वो सिर्फ मतलब शरीफ फैमिली का टाउट तो हो सकता है, उनका रिश्तेदार तो हो सकता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें, क्योंकि आप कश्मीर की हम जब बात करते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसमें इन्वॉल्व होती है। किसी जमाने में कश्मीर को बड़ा अलाइव रखा था भुट्टो साहब जैसे लीडरों ने, लेकिन आज तो आप जब देखें कि हमने आज़ाद कश्मीर में वही काम किया जो इंडिया वहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे भी जो है अवाम के मैंडेट की जो है वो गजब किया गया है। हमने पहले आज़ाद कश्मीर में जो अवाम का मैंडेट था, जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का था, उसको बजोरे बाजू खत्म किया। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जो कि वेरी मच आज़ाद कश्मीर है, जो कश्मीर का हिस्सा है, उसमें भी हमने 3 वोटों वाली पार्टी पीपल्स पार्टी का लाकर बजोरे बाजू
जबरदस्ती वहां पे उनकी हुकूमत चेंज कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया को दिखाने के लिए कश्मीर को, कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए हमारी हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ना इसके पास वो गट्स है, ना इनके पास वो मेरे ख्याल में चलो आगे इनका वो आगे चलते हैं। और नवाब साहब, हमारी आपने देखा कि इस वक्त जितनी ब्रूटल असैसिनेशन गजा में हुई है, दुनिया के 56 ममालक, OIC, ये मुर्दा जिस्म का इन्होंने किरदार अदा किया है। और आज भी यहाँ कैजुअलिटी हो रही हैं, उनको कुछ चीज़ें कई मुल्कों से तो गुजर के गई हैं दूसरे मुल्क की मदद के लिए। और मुस्लिम उम्मा जिसको कहते थे कि इसका सारा जिस्म एक जगह ज़ख्म हो तो सारा दर्द करता है, आज भी बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो हमारी मजहबी जमातें भी साथ साथ हैं, वो भी ज़ाहिर शोर करती हैं। और आम पाकिस्तानी में का दिल दुखा हुआ है। जमात इस्लामी को तो आपने देखा कि वहाँ इस्लामाबाद में जब उन्होंने धरना दिया तो उनको गाड़ी जब चढ़ी तो 2-3 बेचारों के शहीद हो गए। तो पूरे तरीके से लोग अपना इजहार शायद नहीं कर सके। यूरोप ने बहुत ज़्यादा किया। TLP का मुतालबा था फैज़ाबाद में, तो उन्होंने कहा जी हमारे मुतालबे माने गए। मुतालबा तो इससे पहले मजहबी जमातें भी करती रही हैं, जो सियासत भी कर रही है कि महंगाई के ख़िलाफ़ हम निकल रहे हैं। तो महंगाई के ख़िलाफ़ तो कोई नहीं निकल रहा। ये क्या करने जा रही हैं हमारे सियासी जमातें? इकबाल भाई, एक बात आपको बताऊं, लोगों के पास पैसा बहुत है, हर आदमी जहां बैठा है उसने अपने लिए बहुत कुछ बनाया हुआ है। हर सूरत में महंगाई तो किसी का वो ही नहीं है, मसला ही नहीं है। जितना महंगा हो ये इतना ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हुकूमत में कोई विल नहीं है काम करने की, हुकूमत चाहती नहीं है कि काम करे। एक आदमी में पहले अर्ज कर रहा था, बात दूसरी तरफ निकल गई थी कि एक आदमी आया था यहाँ पे IMF से बात करने के लिए, आपने फरमाया कि वो प्राइवेटाइजेशन करने चाह रहे हैं, तो वो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन गए। फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद उनको और ज्यादा शौक चढ़ा, वो जो है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऐसा करे ना कि जी इनके कपड़ों के ऊपर भी जैसे फौजी जर्नल्स के लगे होते हैं, क्या कहते हैं, स्टार लगे होते हैं, तो ये भी स्टार्स, इनके लिए भी सिविलियन स्टार्स कि ये वजीर भी रहा है, वजीर आला भी रहा है, वजीर खारजा भी रहा है, वजीर सेनेटर भी है, सेनेटर भी है, ऐसे सेनेटर भी है। अच्छा। इनमें कौन से गोवा भी है अरेबिया में। अच्छा बस जी आप नवाब देखें, साहब ये वादा माफ गोवा भी था अरेबिया में। कन्फेशन की हुई है, कन्फेशन की है, ठीक है। पर ठीक है जी, हमने जो सुना, हमने जो देखा, लाहौर आते थे जाते थे, लोगों को देखा हमने, ये मुल्क का खाना खराब करेंगे, उसके बाद फिर जो कुछ करना चाहते हैं करें। जी काशिफ शीर खान साहब, अब आपके पास है 4-5 मिनट, बताइए कि ये किस तरह होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मजहबी जमातें, आज एक बयान मैंने पढ़ा कि मौलाना फजल रहमान के मतलब पीपल पार्टी के तला साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सेनेटर नहीं बनाया गया। मौलाना फजल रहमान को दुख ये नहीं है कि मैं दूसरे क्यों जीत गए, वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं जितवाया गया। अब ये है कि हाँ जी इकबाल शाह साहब, ये जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं, जिसको इमरान खान के जमाने में हाँ जी बैन भी किया गया था दहशतगर्दी की एक्टिविटीज पर, आप क्या समझते हैं कि ये इसराइल के ऑपरेशन के ऊपर बैठे हुए थे? ये उसी तरह बैठे हुए थे जैसे पीपल्स पार्टी अपोज करती है, बजट को करती है और गद्दार करार देने पे आर्टिकल 6 पे करती है। इनके भी जो मामला थे कुछ और थे, तो इनको बैठाने वाले भी ये खुद ही थे, उठाने वाले भी आज खुद थे। आप वो अलामिया देख लीजिए कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल जमात को इजाजत नहीं थी कि गजा पे जो ऑपरेशन हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उस पे आप जो है पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। और आपने जैसे अपने इब्तदाइये में कहा था कि जी, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद तक तो हमने एक दीवार बना दी है, हम सिक्योरिटी की हिसार बना दिया है। तो सोचने की बात यह है कि अब वो वहां पे कैसे पहुंचे और फिर वो उनके मकासद क्या थे, ये तो अल्लाह ही जाने या कोई और जाने। ये तो सब ड्रामा था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। हमें जाहिर है कि कुछ एम्बार्गो हैं, लेकिन आज जो बन्नू में हुआ है और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जाहिर है कि इतना ही हम कह दें उसको मजम्मत होगी। तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान को बेच दिया है, IMF की कॉलोनी बना दिया है शरीफ बरादरान ने। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इनको काशिफ शीर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, नवाब साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे थे और सुन रहे थे, हर आदमी परेशान है और दुआ गो भी है
पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्यारा मुल्क है, 24 करोड़ आदमियों का मुल्क है और बड़ी मुश्किलों से बना था। 7-8 लाख आदमियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उसके बाद फिर दहशत गर्दी का शिकार भी तकरीबन आप देखें 90-95 हज़ार आदमियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है और हुक्मरानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक तो बेहतरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। अगर हॉक्स इस हुकूमत को अच्छा मशवरा देते और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करते और आराम से असम्बली को चलने देते, तो अगर कल को कोई असम्बली में कोई कायद बदल भी जाता है, कायद ऐवान, तो आहिस्ता आहिस्ता पैर को पीछे करके इस असम्बली की मुद्दत को मुकम्मल करते। लेकिन वजह यह है कि जो लड़ाने वाले हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चैन से नहीं बैठने दे रहे। और इसी तरह हम दुआ ही कर सकते हैं। अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।